नमस्कार दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी आपके सामने अखबारों के बंडल के साथ क्या छपा क्या छिपा और कुछ खबरों का विश्लेषण, कुछ सुर्खियों के पीछे की बातें और कुछ अखबारों की सुर्खियां। आज की शुरुआत एक वीडियो से, एक वीडियो जो कल देर रात से या कहें आज सुबह से ट्विटर पर कुछ लोग उसको शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो है तेलंगाना का, हैदराबाद इलाके का। और इस वीडियो में आपको क्या दिखता है, पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं बताता हूं कि ये वीडियो मैं क्यों दिखाना चाह रहा था। स्क्रीन पर ये वीडियो लगा रहा हूं। ये वीडियो उस वक्त का है जब हैदराबाद के एक इलाके में, रविंद्र नगर कॉलोनी में, स्थानीय विधायक, टीआरएस के विधायक सुभाष रेड्डी पानी में, बारिश के पानी में डूबी गलियों, सड़कों, मोहल्लों का मुआयना करने के लिए बोट पर सवार होकर निकले। और जब सुभाष रेड्डी साहब, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं, एक गली से होकर गुजर रहे थे जिसमें जो पूरा जलमग्न था, बोट से जा रहे हैं, तस्वीर आपको दिखेगी, तो उस गली या सड़क जो भी कहें के किनारे एक मकान की बालकनी से एक महिला चीख चीख कर उन्हें कुछ सुना रही है। क्या सुना रही है? संवाद तेलुगु में है, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, आप भी नहीं समझ पाएंगे अगर आप तेलुगु नहीं हैं। पहले आप वीडियो देखिए, भावनाओं को समझिए, आक्रोश को समझिए, क्योंकि आक्रोश के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखती। और उसके बाद बताता हूं कि दरअसल मामला क्या है। देखिए इस वीडियो को। अब इस वीडियो को देखकर यकीनन आप समझ नहीं पा रहे होंगे भाषा में कि वो महिला क्या बोल रही है। नीचे बोट से जा रहे विधायक, जिनका परिचय मैं दे चुका, सत्ताधारी दल टीआरएस के विधायक हैं, सुभाष रेड्डी इनका नाम है, वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा वेबसाइट्स पर, और एक पत्रकार हैं, टेलीविज़न पत्रकार समीर अब्बास, उन्होंने भी आज सुबह शेयर किया है। और उसके बाद जब मैं वेबसाइट्स पर देखा तो पता चला कि रविंद्र नगर इलाके में, कॉलोनी में 3 दिनों से गटर और सीवर का पानी पूरे इलाके में भरा हुआ है। कई फीट, कई जगह लोग फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद जब विधायक साहब मुआयना के लिए निकले हैं अपने तामझाम और अमले के साथ, तो ऊपर से एक महिला उन्हें धमका रही है, धमका नहीं रही है, महिला अपने आक्रोश का इजहार करते हुए यहाँ तक कह रही है कि हम लोग यहाँ फंसे हैं और अगर यही हाल रहा तो मैं सुसाइड करके आपका नाम लिखकर आपको जिम्मेदार ठहराकर हम लोग खुदकुशी करें। जरा सोचिए, आक्रोश की पराकाष्ठा है, इंतहा है। क्योंकि सत्ता, सिस्टम और सरकार जब नाकाम होती है, लोग फंसे होते हैं, मजबूर होते हैं, एकदम जिसको हेल्पलेस कहते हैं, तब उनके भीतर गुस्सा होता है। और उस गुस्से का इजहार इस तरह से ये महिला कर रही है। मामला दरअसल क्या है, शायद उत्तर भारत के लोगों को, हम सब लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता ना हो। टेलीविज़न चैनलों पर छिटपुट तस्वीरें जरूर चली, अखबारों में खबरें, यहाँ के अखबार में मुझे आज नहीं दिखी, कल छिटपुट कुछ खबरें थी। लेकिन फिर मैं दक्षिण भारत के कुछ वेबसाइट्स को देखा। वैसे ये पता था कि 3 दिनों से बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, खासतौर से हैदराबाद में, शहर में तबाही है। ऐसी तबाही, हालांकि अब पानी कम होना शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसी तबाही कि सड़कें डूबी, गलियां डूबी, कार, ट्रक और तमाम तरह की गाड़ियां डूबकर बहती हुई नजर आई। ये कुछ टेलीविजन चैनल पर छिटपुट तस्वीरें आपको दिखी होगी। अस्पतालों में पानी, ये हालत हुआ कि लोग, हजारों लोग फंसे रहे, हजारों लोगों को एनडीआरएफ ने निकाला। लेकिन ऐसी मुसीबत आई कि लोगों ने जिसकी कल्पना नहीं की थी, सरकार सिस्टम ने तो नहीं ही की थी। यही वजह थी कि पानी को निकलने में 3 दिन तक लग रहे हैं और अभी भी पानी बाहर नहीं गया। लोग जहां तहां अभी भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने चिंता जताई, सब कुछ, लेकिन तस्वीरें बहुत मायने रखती है, इसलिए मैंने आपको दिखाया।
और यह तस्वीर एक सिस्टम के कोलैप्स होने की तस्वीर है कि बारिश का पानी कैसे पूरे सिस्टम को लाचार कर देता है। और उस लाचारगी में एक परिवार, एक आम आदमी, एक नागरिक, एक जनता का चेहरा समझे, उसके आक्रोश के इजहार की तस्वीर है। और मैं बार बार कहता हूं, यह आक्रोश बना रहना चाहिए जहां भी चुनाव हो रहे हैं। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, आप सवाल पूछिए नेताओं से। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो अभी बिहार का वायरल हुआ बीते एक महीने में कि कोई एमएलए या मंत्री किसी इलाके में गए और कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जनता ने सवाल पूछ कर या उनकी नाकामियों को बताकर एक तरह से उन्हें दौड़ा लिया। बदसलूकी, बदतमीजी और ऐसी स्थिति आए बगैर सवाल जरूर पूछिए। उनसे पूछिए कि आप 2 बार जीते, आप 3 बार जीते, आप 4 बार जीते, आप 5 बार जीते, आपने किया क्या है? फिर वोट मांगने आ रहे हैं। 15 साल से आप सरकार में रहे, मंत्री रहे, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि एक मौका और दो तो फिर हम ये करेंगे। बिहार से ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसे भाषण, ऐसे वादे, ऐसे दावे बहुत कुछ आएंगे। और जब जहां जहां चुनाव होता है वहां से नेताओं के ऐसे बड़बोलेपन या बड़ी बड़ी बातों के वीडियो आते हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होता है। तो ये तस्वीर मैंने इसलिए दिखाई। उम्मीद है कि हैदराबाद और आसपास के इलाकों में जहां बारिश के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहां सत्ताधारी दल का सिस्टम उनको इन मुश्किलों से निकालेगा जल्द से जल्द। फिलहाल अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसका जिक्र मैंने शुरू में नहीं किया, लेकिन वहां से शुरू करते। टीआरपी का फर्जीवाड़ा, अर्नब गोस्वामी का फंसना, मुंबई पुलिस की पूछताछ, मुंबई पुलिस की जांच में अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक के खिलाफ पुख्ता सबूत। टीआरपी के फर्जीवाड़े के 2 और छोटे चैनल हैं जो मराठी चैनल है, लेकिन मैं रिपब्लिक की बात खास तौर से कर रहा हूं। सबसे बड़ा चैनल, देश का नंबर 1 चैनल, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। क्या हुआ है अब अर्नब गोस्वामी के मामले में आपको बता दूं। कुछ अखबारों की खबरें हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। अर्नब गोस्वामी के मामले में, टीआरपी के फर्जीवाड़े के मामले में जिस ढंग से पैसे देकर कुछ घरों को फिक्स करने की कोशिश की गई थी, जिसका खुलासा मुंबई के पुलिस कमिश्नर कई दिन पहले कर चुके हैं, उस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 में से 4 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने बयान का मायने होता है, सेक्शन 164 में दर्ज होता है। मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज होता है, उसी बयान की अहमियत अदालत में होती है, कोर्ट ऑफ लॉ जिसको कहते हैं। पुलिस के सामने दिए गए बयान की अहमियत नहीं होती है। माना जाता है कि पुलिस ने दबाव में, डराकर, धमकाकर किसी भी ढंग से बयान लिया, उस बयान की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने 3 आरोपियों ने बयान दिया है और कहा है कि सीधे रिपब्लिक चैनल ने उन्हें पैसे दिए थे टीआरपी बढ़ाने के लिए, टीआरपी के फर्जीवाड़े के लिए, कुछ घरों में टीआरपी मीटर रिपब्लिक के पक्ष में चलता रहे इसके लिए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इस बात, ये जानकारी और ये खबर इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर छापी है पहले पन्ने पर। तो वो खबर है जो टीआरपी स्कैम को लेकर है कि न्यूज़ चैनल रेटिंग्स 3 महीने के लिए, 12 सप्ताह के लिए रोक दी गई है। जो आपको पता होगा, बार्क के हवाले से यह खबर आई कि जो एजेंसी है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो टीआरपी रेटिंग का पैमाना तय करती है, जो घरों में मीटर लगाती है, कोऑर्डिनेट करती है, उन मीटर से जो नतीजे आते हैं हर सप्ताह, उन नतीजों के आधार पर रेटिंग आती है, उसको, उस सिस्टम को 12 सप्ताह के लिए रोक दिया गया है। इसकी बात आगे करने से पहले अर्नब गोस्वामी के मामले में जो गवाही हुई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंदर के पन्ने पर छापा है विस्तार से। रिपब्लिक पेड अस डायरेक्टली टू रिग टीआरपी, 3 विटनेसेस टेल मजिस्ट्रेट। अब यही मजिस्ट्रेट के सामने बयान मायने रखता है। और इसमें खबर में ये छपी है कि 3 जो गवाह हैं, अब वो गवाह कह सकते हैं या आरोपी हैं, लेकिन वो उन्होंने गवाही दी है रिपब्लिक के खिलाफ। और उन्होंने, एक ने बॉक्स सिनेमा का नाम लिया, जो 2 चैनल और इसमें आरोपी हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अब यह कहना गलत होगा कि पुलिस के दबाव में बयान लिया गया है, क्योंकि 3 ने 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है। तो ये एक मामला अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक के खिलाफ उस दिशा में जा रहा है जिसकी शायद उन्हें उम्मीद नहीं रही। एक बात। और दूसरी क्या हुआ इस मामले में, अर्नब गोस्वामी की तरफ से
हरीश साल्वे जैसे देश के बड़े वकीलों में से, टॉप 4, 5, 6 वकीलों में से एक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया साजिश का, धमकाने का, डराने का या फंसाने का या तमाम तरह के आरोपों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया अर्नब गोस्वामी की तरफ से। वहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी मायने रखता है, वो भी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में ही अंदर के पन्ने पर छपी है। SC आस्क्स रिपब्लिक टीवी टू अप्रोच HC। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को कहा है कि हाई कोर्ट को अप्रोच करें लाइक एनी ऑर्डिनरी सिटीजन। ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी आम नागरिक की तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अर्नब गोस्वामी को कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच करें। और क्या कहा है, बहुत अहम है, वो भी सुन लीजिए जरा। इसमें कहा है, हरीश साल्वे की दलीलों के जवाब में कहा है, मुंबई पुलिस की जांच और कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे अर्नब को झटका लगा। ये मैं हिंदी बता दे रहा हूं। DY चंद्रचूड़ की पीठ ने, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखें देश के आम नागरिक की तरह। मैंने इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया है, वही आपको बता रहा हूं। और एक दिलचस्प बात जो कही, हरीश साल्वे जब दलील दे रहे थे और जब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने और मुंबई पुलिस पर तमाम तरह के आरोपों के साथ कि मुंबई पुलिस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के साथ रिपब्लिक के खिलाफ या फंसाने के लिए पूर्वाग्रह से काम कर रही है, तब कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीठ ने कि आपके क्लाइंट का वर्ली इलाके में ऑफिस है, वर्ली मुंबई में है, और वहां से फ्लोरा फाउंटेन बिल्कुल पास है। फ्लोरा फाउंटेन वो इलाका है जहां हाई कोर्ट है, कहा वो बिल्कुल पास है, बेहतर होगा कि आप वहां जाएं बजाय इसके कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, और हाई कोर्ट पर भी हमें भरोसा रखना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के लिए कहा। इस बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, इंदु मल्होत्रा हैं और इंदिरा बनर्जी हैं। और DY चंद्रचूड़ वही जस्टिस हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिन्होंने सुदर्शन टीवी के मामले में बहुत तल्ख प्रतिक्रिया, तल्ख टिप्पणियां व्यक्त की है और वो हर बार अखबारों की सुर्खियां बनी है। बहुत कुछ कहा है उन्होंने सुदर्शन टीवी के उसी प्रोग्राम के लिए जिसे नौकरशाही जिहाद के नाम से सुदर्शन टीवी ने चलाया। कुछ एपिसोड्स सरकार ने परमिशन दे दी थी, सरकार ने रोका नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता गए और उसके बाद सुनवाई चल रही है। अब सरकार ने कहा है कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन यह सब तब हुआ जब बार बार हंटर की तरह DY चंद्रचूड़ की पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर हंटर बरसाए बार बार, तब केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा। अब देखना है कि उस मामले में सरकार को नोटिस में जवाब और सरकार का रवैया, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जब जाता है। तो फिलहाल दोस्तों ये मामला थोड़ी परेशानी वाला अर्नब गोस्वामी के लिए है। अब वो जाएंगे बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का जो रुख है कुछ मामलों में, परसों भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, शायद ये डर भी होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले से ही कई याचिकाएं दायर हैं। उन याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जिनमें एक महाराष्ट्र के 8 पूर्व बड़े पुलिस अधिकारी, जिसमें कमिश्नर से लेकर DGP लेवल तक है, उन्होंने भी याचिका दायर कर रखी है कि टेलीविजन चैनल्स महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं। सुशांत केस में उन्होंने मीडिया ट्रायल किया और तमाम ऐसी चीजें चलाई जो गलत है, फेक न्यूज है और एक तरह से एजेंडे का हिस्सा है। ऐसी कई याचिकाएं, जिसकी सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को तलब किया, नोटिस देकर पूछा कि क्या आप रेगुलेटरी बॉडी कोई बनाने की जरूरत समझते हैं, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, कल के वीडियो में भी मैंने जिक्र किया, जिसको केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया नहीं 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 सर, हुजूर आला इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि अगर चैनलों के लिए गाइडलाइंस की बात सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के साथ होगी तो उसका नतीजा क्या होगा। ये जो एजेंडा वाले चैनल हैं जो दिन रात सरकार का एजेंडा चलाते हैं, उन पर नकेल कस सकती है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का ये रुख, और एक बार नहीं 3 बार, और उसके पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद पीठ ने तबलीगी जमात को लेकर क्या कहा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीते 3 महीनों के दौरान अलग अलग पीठ, अलग अलग जजों के फैसले में बहुत तल्ख प्रतिक्रिया आई है और बहुत नाराजगी जताई है बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ ने, अलग अलग पीठ, अलग अलग जजों की बेंच। तो अब देखना है
कि अर्नब गोस्वामी बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप बॉम्बे जाएं। ये कई अखबारों की खबर है। उसके बाद आता हूं बार्क वाले मुद्दे पर। अमर उजाला ने भी छापा है इसी खबर को, जिसमें अमर उजाला, भास्कर, हर अखबार ने छापा है, जिसमें यही कहा है कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। सीधे इसने छापा है रिपब्लिक टीवी को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए। फर्जी रेटिंग पर बड़ा फैसला, 12 हफ्ते के लिए टीआरपी पर रोक, जिसका जिक्र मैं कर चुका। और उसके बाद उस टीआरपी पर रोक से कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसी को भास्कर ने छापा है। बार्क ने न्यूज चैनलों की साप्ताहिक टीआरपी 8 से 12 हफ्ते तक बंद की और पहले हाईकोर्ट जाए रिपब्लिक मीडिया, कोर्ट ने कहा। ये सब है। और इस बीच क्या हुआ है कि एनबीए जो ब्रॉडकास्टर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, जो चैनलों के मालिकों की संस्था है, उनके मुखिया हैं रजत शर्मा, जो इंडिया टीवी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं एनबीए के रजत शर्मा। उन्होंने कहा है कि बार्क की छवि खराब होती है जिस ढंग से डेटा को लेके जानकारियां आई है, इसलिए भ्रष्ट समझौते से भरा तर्कहीन उतार चढ़ाव वाला ये डेटा भारतीय दर्शकों की पसंद को गलत जानकारी दे रहा है। उन्होंने कहा जहर, अपशब्द और फेक न्यूज़ का ये वर्तमान माहौल अब नहीं चलेगा, रजत शर्मा ने कहा है। अब सवाल उठता है जो बार्क की कहानी है, बार्क को लेकर और अखबारों में खबरें, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है। एडिटर्स गिल्ड ने भी कहा है कि बार्क इस 12 सप्ताह का में अपने मैकेनिज्म को सुधारे। टीआरएआई की तरफ से एक टारगेट है कि 1 लाख घरों में हो। एडिटर्स गिल्ड ने उस पर भी कहा है 1 लाख घर भी कम है। तो सवाल उठता है होगा क्या। एडिटर्स गिल्ड ने भी कहा है बार्क के लिए एक बयान देकर कल कि बार्क ऐसा पैमाना तय करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी हो, उनकी राय हो और प्रॉपर राय शुमारी हो। ये एडिटर्स गिल्ड ने भी कहा है। एनबीए ने तो कहा ही है, ये हर अखबार में खबर है। एनबीए की नाराज़गी अपनी जगह वाजिब है, उसमें एनबीए को अर्नब गोस्वामी कुछ समझते नहीं है, एनबीए का वो हिस्सा भी नहीं है। तो अर्नब गोस्वामी पर भी निशाना है। और उसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत शर्मा ने कहा कि काउंसिल को साख कायम करने के लिए पूरी व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाना चाहिए। तो अब सवाल उठता है ये आमूलचूल बदलाव क्या होगा और क्या 12 सप्ताह में हो जाएगा, और इसकी उम्मीद रखें। मुझे बहुत कम उम्मीद दिखती है, लेकिन हाँ एक झटका लगा, एक एक्सपोज हुआ। अगर पूरा उनका जो उनकी गड़बड़ी का सिस्टम था, फर्जीवाड़ा था, वो एक्सपोज होने से कुछ तो होगा वहाँ, ये उम्मीद की जा सकती है। और 12 सप्ताह तक अगर टीआरपी नहीं आएगी तो हम उम्मीद करें कि कुछ बेहतर होगा चैनल। एक बार और मुझे याद आ रहा है, जब सिस्टम चेंज हो रहा था बार्क का कुछ साल पहले, मैं एक चैनल का एडिटर था, तब भी शायद 8 या 12 हफ्ते के लिए टीआरपी सस्पेंड हुई थी। मुझे याद है कि उस वक्त मैं एडिटर था, अचानक हम लोगों के ऊपर लगा ये माथे पर साप्ताहिक प्रेशर जो है, हर सप्ताह रेटिंग का प्रेशर, वो कम हुआ। और मुझे लगता है उसका फ़र्क थोड़ा पड़ा था, क्योंकि आप नेक टू नेक जो हर हफ्ते चलाते हैं कि उसने ये चलाया तो हम ये चलाएं, उसने ये तमाशा किया तो ये तमाशा करें, ये जो न्यूज़ रूम का कंपटीशन है वो थमता है। तो वो देखना है अभी क्या होता है। मुझे लगता है थोड़ी बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन क्या असली बात यह है कि क्या बार्क ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम बना पाएगा जिससे देश के 20 करोड़ टेलीविज़न दर्शकों की राय, उनकी पसंद का सही पैमाना हो, जो ये फर्जीवाड़ा ना हो। और जहां फर्जीवाड़ा है उस फर्जीवाड़ा का फुल प्रूफ सिस्टम क्या होगा, क्योंकि ये फर्जीवाड़े होते रहे हमेशा। इस पर मैं कभी और किसी और वीडियो में मैंने बात भी की थी, फिलहाल ये लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी ज़रूरत है कि 12 हफ्ते में क्या करता है बार्क, उस पर हम देखते नज़र रखते हैं। तो एक ये खबर है हर अखबार में, और उसके बाद इसी पर भास्कर ने एक संपादकीय लिखा है। और भास्कर के कल के संपादकीय का भी जिक्र मैं करना चाह रहा था, जो मैं भूल गया। इतने अखबारों को एक साथ देखते पढ़ते और वन गो में रिकॉर्ड करता हूँ, इसलिए कुछ चीज़ उस समय दिमाग से निकल जाती है। आज भास्कर ने संपादकीय लिखा है, मीडिया विश्वमन पर जनाक्रोश का खतरा। और इस संपादकीय में भास्कर ने जो लिखा, इसकी 2 लाइन, मैं 3 लाइन आपको बताता हूँ। आज मीडिया वह कर रहा है जो एक ज़माने में भांड करते थे। आप सोचिए, बहुत तल्ख लाइनें भास्कर ने लिखी है संपादकीय में। चारण और भांट जो होते थे, दरबारी, चाटुकारता जब चरम पर जाती है तो वो भांड होते हैं, समझ रहे हैं। तो भास्कर ने लिखा, आज मीडिया वह कर रहा है जो एक ज़माने में
एक ज़माने में भांट करते थे, अगर समाज के एक वर्ग से ये आवाज़ उठी है कि विषाक्त विषय वस्तु परोसने वाले मीडिया को खारिज करें तो वह दिन दूर नहीं जब आम जनता इसकी कमान संभाल लेगी, स्वतंत्र मीडिया का वह आखिरी दिन होगा। इस तरह से इन्होंने चिंता व्यक्त की है। और आज की तारीख में सबसे बड़ी मुश्किल विषाक्त, जहर और जहरीले कंटेंट, दिन रात आपके दिमाग को जहरीला बनाने के लिए जो मुहिम है वही है। इससे जुड़ी एक और कहानी है, उसको भी जोड़ता हूं। चैनल कैसे न्यूज चैनल्स अपने जहरीले कार्यक्रम, जहरीली सोच, जहरीले एजेंडे और दिन रात नफरत वाले कार्यक्रम चलाकर कैसे आपके दिमाग में यहां पर जहर बिठाते हैं, इसकी एक मिसाल मुंबई में देखने को मिली। इसका एक उदाहरण मुंबई में देखने को मिला। वो खबर क्या है, आज के नवभारत टाइम्स में छपा है। लगातार जब वही चैनल देखते हैं, वही रिपब्लिक, वही चैनल, लगातार हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, या एक तरह से ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि आपके दिमाग में वो बातें बैठने लगती हैं। तो दरअसल हुआ क्या, मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा, लेकिन बाद में छोड़ दिया, जो MBBS का स्टूडेंट है, अच्छे परिवार का है, उसके पिता भी किसी केमिकल इंजीनियरिंग की कंपनी में, माफ़ करें, उनके पिता केमिकल इंजीनियर हैं और फैक्ट्री चलाते हैं। उसके परिवार के बाकी लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। और वो लड़का मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, परमवीर सिंह को, 21 साल का MBBS का लड़का है, हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। परिवार उनको लगातार मैसेज कर रहा था परमवीर सिंह को, और धमकी दे रहा था। धमकी में कह रहा था कि पुलिस चीफ चुप हो जाए, वरना हमें चुप कराने के दूसरे रास्ते पता हैं। और उसके बाद लगातार चूंकि संदेश मिल रहे थे, इसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस स्टूडेंट को पकड़ा। पूछताछ में पता चला, उस लड़के ने बताया कि सुशांत की मौत के बाद रिपब्लिक टीवी देखकर वो भाग गया था। सोच लीजिए, लगातार रिपब्लिक टीवी देखने से उसके जहन में ऐसा जहर भर गया था कि वो पुलिस कमिश्नर को ही धमकी और चेतावनी दे रहा था, सुधर जाओ, चुप हो जाओ, वरना चुप कराने के हमें रास्ते पता है। परिवार वालों ने भी माना कि ये सिर्फ उसकी वजह ये है कि वो चैनल देखकर उसके दिमाग में ये बात आ गई। और उसके बाद सुशांत राजपूत की मौत के मामले में रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रमों से प्रभावित था और मुंबई पुलिस के बारे में उसकी राय बन गई थी। छात्र के माफ़ी मांगने और परिवार की विनती के बाद मुंबई पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। और छात्र के पिता ने भी कहा कि ये मेरे बेटे की गलती थी, वह भाग गया। और कमिश्नर ने भी कहा कि यह घटना लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि टीवी चैनलों के जहरीले कार्यक्रम युवाओं के दिमाग पर क्या गलत असर डालते हैं। और यही हुआ था। मुंबई पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि 80,000 ऐसे फेक अकाउंट देश और विदेश में बनाए गए, जो दिन रात पुलिस के खिलाफ उस अकाउंट से ट्वीट किए जा रहे थे या लिखा जा रहा था सुशांत के मामले में। इस खबर को बताने का सिर्फ इतना मकसद था, परसों की खबर है, आज छपी है नवभारत टाइम्स में, कि जरा अगर इस तरह से सोचें तो लगेगा कि बार बार एक ही नैरेटिव, बार बार एक ही चीज़, बार बार एक ही चीज़ अगर आप सोचते हैं तो लगता है कि वो जहर जो टेलीविज़न के एंकर, जो रिपोर्टर दिन रात वो टेलीविज़न के जरिए जो फेंकते हैं, उसका असर सीधे आपके दिमाग पर होता है, जो MBBS के छात्र के दिमाग पर भी हुआ, जिसको उस छात्र ने भी माना, उसके परिवार ने भी माना, और उसके बाद खबर सामने। तो एक ये खबर है दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि टेलीविज़न चैनल देखते समय कौन सा चैनल देखें, कितनी देर देखें, क्या ना देखें, और उसको देखकर आप बहके नहीं। ठीक है, ये खबर है। उसके अलावा एक खबर है बिहार के बाहुबलियों को लेकर, जैसे चुनाव में टिकट दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की एक खबर है। आज के अखबारों की हेडलाइन है, कल एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो क्या था? उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों के दौरान कई बार ऐसी खबरें देखी, सरेआम गोलियां मारी, सरे राह गोली मारी, सरे शाम गोलियां मारी, हत्याएं हुई, लेकिन इस बार ये सारे शब्द बेमानी हैं। इस बार गोली चली है, हत्या हुई है, पुलिस की मौजूदगी में, अधिकारियों की मौजूदगी में, वीडियो पर, और जिसने गोली चलाई, जिसने दबंगई की, वो बीजेपी के एक नेता का करीबी था। और ये हुआ है योगी के उत्तर प्रदेश में। ये बलिया से खबर है, कई अखबारों की सुर्खियां हैं, कल वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन
आप सोचिए जरा, ऐसे दबंगों के, अपराधियों के, गुंडों के, बाहुबलियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। और उसके बाद बात राम राज्य की करते हैं। अपने राज्य पर बात आती है तो चुप्पी साधते हैं, राजस्थान और दूसरे राज्यों की बात करते हैं। लेकिन जब यूपी की बात आती है तो सन्नाटा। पहले पन्ने पर खबर है, खुली बैठक में एसडीएम सीओ के सामने हत्या, दोनों ऑफिसर निलंबित। सिर्फ निलंबित हुए, निलंबन कोई सजा नहीं है। और इसमें मामला सिर्फ ये था कि दुकानों, कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर बैठक हो रही थी और वहीं पर बवाल हुआ। और उसके बाद एक दबंग आदमी जो भाजपा के विधायक हैं, बौरिया इलाके के विधायक हैं, सुरेंद्र सिंह उनका करीबी है, धीरेन्द्र उसका नाम है। और उसके बाद उसने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। ईंट, पत्थर और लाठी डंडे भी चले, 6 लोग घायल भी हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धीरेन्द्र समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन मामला तब बढ़ा जब ग्रामीणों का आरोप है कि वो धीरेन्द्र जो अपने बाहुबल, अपनी पहुंच, अपना जो भी विधायक से रिश्ते या जो भी कहें, अपनी दबंगई पर इतना गुमान था कि उसने गोली चलाई, उसके गुर्गों ने लाठी डंडे बरसाए, सब कुछ किया और उसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। तो ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि पुलिस ने या जो भी वहाँ अधिकारी थे उन्होंने धीरेन्द्र की दादागिरी और उसकी फायरिंग, उसकी जो भी धौंस थी उसके सामने सबने सरेंडर किया। और इस तरह की खबर कई अखबारों में पहले पन्ने पर है। और ये खबर में ऐसी खबरें, योगी राज, जब योगी सरकार बनी थी और योगी की तरफ से ऐसे दावे किए थे कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे योगी सरकार बनने के बाद, और गुंडों का हौसला कितना बुलंद है उसका सबूत है, उसी का सबूत है ये खबर। और ये कुछ अखबारों की हेडलाइन है जिसमें मेरे ख्याल से जागरण ने भी पहले पन्ने पर छापी है। एक बार मैं ये खबर दिखाता हूं, और सिर्फ ये कि बलिया में पुलिस के सामने फायरिंग, 1 की मौत। और उसके बाद सवाल सिर्फ ये है कि कोटा के दुकान के आवंटन को लेकर, सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन होना था सरकारी, वहाँ बहुत सारे पक्ष थे और उसी में कहा सुनी और झगड़ा शुरू हुआ। गांव के पंचायत भवन के बाहर टेंट लगाकर ये सब हो रहा था और हनुमानगंज और दुर्जनपुर इलाके के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। अलग अलग समूहों में उन्होंने दुकान के आवंटन के लिए आवेदन दिया था और उसी के बीच वो सवाल योगी सरकार के इकबाल और साख पर है। जब आप कहते हैं कि हम यूपी में राम राज्य लाएंगे, जब आप कहते हैं कि गुंडों का हौसला तोड़ेंगे और उसके बाद कोई विधायक का करीबी इस ढंग से गोलियां चलाता है कि उसका वीडियो वायरल होता है। वीडियो अगर छोटा सा टुकड़ा मैं यहां लगा रहा हूं, अब फिल्मी अंदाज है, फिल्मी अंदाज में उस शख्स ने, जैसे फिल्म में विलन होता है जिसे किसी की परवाह नहीं होती है, कुछ यही तेवर, यही अंदाज, यही धौंस और यही अकड़ थी इस शख्स की, जिसका नाम धीरेन्द्र है और जो एक विधायक का करीबी है। देखना है कि इस पूरे मामले में सिर्फ सस्पेंड होना काफ़ी है, क्या विधायक से निकटता भी कोई वजह बनेगी। तस्वीर विधायक के साथ की है, वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ ताकि सनद रहे कि वो शख्स यूं ही इतना दबंगई नहीं दिखा रहा था। उसके पीछे उसको विधायक की ताकत का एहसास था, उस विधायक की ताकत का जो सत्ताधारी दल के विधायक। तो ये खबर है और काले धन की खबर जो मैंने बताई। और एक दिलचस्प और खबर है, वो भी अमर उजाला में पहले पन्ने पर छपी है, बहुत दिलचस्प है। बिहार की खबर पर आने से पहले कि वकीलों से 217 करोड़ फीस लेने वाले एक वकील के 38 ठिकानों पर छापे। अब ये चंडीगढ़ के वकील थे जो उनके मुकदमे के लिए उनके पास आते होंगे, मुवक्किल उनसे करोड़ों रुपए नगद लेते थे, कैश। वकील बहुत पैसे कमाते हैं, देश में ऐसे टॉप 10 वकील हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं हर सप्ताह, लेकिन टैक्स भी भरते होंगे, कुछ ब्लैक में भी लेते होंगे। लेकिन इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि वकील कितना ब्लैक मनी लेते हैं, कैश। और उसी में है कि वकील के 10 बैंक लॉकरों को सील किया गया है। सीबीडीटी ने बताया कि आयकर विभाग को शक था कि वकील वाद निपटाने के लिए, मुकदमे के लिए जो फीस लेता है वो नगद लेता है। और उसके बाद 100 करोड़ के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। अब इसी से समझिए वकील के हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर स्थित ठिकानों से 5-5.5 करोड़ जब्त भी हुए। एक खबर ये है। और उसके बाद एक खबर अमर उजाला में आने से पहले प्रभात खबर ने एक अच्छी खबर छापी है। बिहार में चुनाव है, आपको पता होगा, और चुनाव में जैसा कि होता है काम और
जो सत्ताधारी दल है उसने क्या काम किया, जो विपक्ष है वो ये बताता है कि ये कहाँ नाकाम रहे। तमाम तरह के बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारे मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन ये सारी बातें उठती है क्या? इस आधार पर मतदान होते हैं क्या? तो एक खबर है, अच्छी हेडलाइन है प्रभात खबर की, जाति शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि जैसे है, जाति शरणम गच्छामि। सभी दलों ने सामाजिक समीकरण को साधा और उसके बाद किस दल ने कितने टिकट किस जाति के आधार पर दिए हैं। और देश में होता यही है, चुनाव के समय जाति बहुत मायने रखता है। यहाँ इतनी जाति का वोट बैंक है, यहाँ इतनी जाति है, उस जाति के लिए वो उम्मीदवार चाहिए, और जातीय दल भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जातीय आधार पर राजनीति के लिए उनका दल है। चिराग पासवान, राम विलास पासवान का दल 5% पासवान वोट के लिए है। यूपी में भी ऐसे दल हैं, सुहेल देव पार्टी से लेकर राजभर पार्टी, तमाम ऐसे राज्यों में ऐसे दल हैं, रिपब्लिकन महाराष्ट्र में, जो जातीय आधार पर राजनीति करते हैं और जातीय आधार पर उनके वोट बैंक है। बिहार में भी और बहुत सारे दल हैं। ये वीआईपी है मुकेश सहनी का, सन ऑफ मल्ला, जातीय आधार पर। तो ऐसे दल, यहाँ तक कि आरजेडी के लिए भी यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ओवैसी का भी है, धार्मिक आधार पर मुस्लिम वोट बैंक, वो भी चुनाव में उतरने वाले हैं। तो अच्छी हेडलाइन है इसमें। इसने हर पार्टी ने कितने किसको टिकट दिया है, एक आंकड़ा दिया है। 30% से अधिक सवर्णों को उम्मीदवार बनाया एनडीए ने, 20% टिकट अगड़ी जातियों के लोगों को दिया महागठबंधन ने। ये एक आंकड़ा करके छापा है। भाजपा ने सवर्ण वैश्य को, राजद ने यादव मुस्लिम को दी तवज्जो। तो ये एक खबर पटना के अखबार में, ई पेपर में मैंने देखा, वो लगा रहा हूँ। और उसके बाद ख़त्म करने से पहले, बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला कोई नई बात नहीं है। हम तो 30-40 साल से, जब से हमने होश संभाला है तब से देखते रहे। तो एक अमर उजाला ने खबर छापी है, कुर्सी के लिए दाग अच्छे हैं। पहले दौर में 319 दागी, और उसके बाद कुछ दागी या बाहुबली या जो भी कहें, दबंग, उन सब की तस्वीरें हैं। रीतलाल यादव, सुनील पांडे, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे, बोगो सिंह, अनंत सिंह को सब लोग जानते हैं, बोगो सिंह को भी जानते होंगे, लेकिन इन सब में नामचीन इन्वर्टेड कोमा में अनंत सिंह है। और इनका सबका इतिहास अमर उजाला ने छापा है। एडीआर की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। इस रिपोर्ट का जिक्र मैं 3 या 4 दिन पहले किसी वीडियो में कर चुका हूँ। राजद में सर्वाधिक 38 बागी हैं। और उसके बाद एडीआर ने बताया है कि कितने, पहले दौर में 30% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले दौर में 71 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसमें 30% उम्मीदवार ऐसे हैं, समझ सकते हैं। और आश्चर्य नहीं करेंगे जब यही सब उम्मीदवार, जिनको आप दागी कहें, जिनको दबंग कहें, जिनको बाहुबली कहें, जिन पर हत्या की कोशिश, लूटपाट, दबंगई, भ्रष्टाचार, ज़मीन कब्जा, तमाम तरह के आरोप हैं, यहाँ तक कि रेप के भी, और वो सब जीत भी जाते हैं। इस बार भी जीतेंगे इनमें से कुछ। तो ये खबरें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। जहाँ जनादेश का सवाल उठता है, लोग जिता देते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दर्जनों लोग सलाखों के पीछे से भी जीतते रहे। तो ये है बाहुबलियों से जीत का भरोसा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की तमाम कोशिशें, तमाम नसीहतें, तमाम गाइडलाइंस और तमाम तरह के कैंपेन जन जागरण के, वो अपनी जगह, और ये बाहुबली जीत के आते हैं अपनी जगह। और जब वो सजा याफ्ता हो जाते हैं और उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाती है, तो उनकी पत्नी चुनाव मैदान में होती है, उनका भाई चुनाव मैदान में होता है, उनका बेटा चुनाव मैदान में होता है और उनके नाम पर जीतता है। सूरज भान की पत्नी सांसद बनी, सूरज भान के छोटे चंदन सांसद बने, कोई और 2-4 बच्चे होते वो भी सांसद बनेंगे जब बालिग हो जाएंगे। तो ये होता है हर दौर में, इस दौर में भी हो रहा है। देखते हैं तमाशा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आप में से किसी ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और मैं बिहार जाने की तैयारी कर रहा हूं, देखते हैं कुछ वहां से अगर कुछ खबरें, कुछ जानकारियां, कुछ विश्लेषण आप तक पहुंचा पाऊं। नमस्कार।